ये अब लैंड ग्रैबिंग शॉर्ट टाइम किडनैपिंग हो रही है। ये कोई नया तरीका है वारदात है? आपके लैंड पे वीगो डाले में आते हैं, कब्जा करते हैं, एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स साथ होती है, आपके आदमी को उठाते हैं, मेरे आदमी को बिठाते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि भाई 50% दे दो हमें। किस बात का? बदमाशी? बदमाशी। हिस्सा हुकूमत को जाता है? हुकूमत में ताकतवर लोग हैं, उसको जाता है। आबाद को इजाजत दे दी कि आप 500 लोगों की आर्म डिवीजन बना दो, फिर देखते हैं हमारी कौन प्रॉपर्टी पे कोई कदम भी रखता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल्स मिले हुए हैं इस काम में, सब कब्जे में, 2 नंबरी में। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, ये तो इंक्रोचमेंट फोर्स बन गई है, कब्जे कराती है, पैसे लेती है। अब इनका बस चले ना तो ये हमारी खाल भी उतार दे, तो क्यों कर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। इकोनॉमी को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त SIFC के हाथ में है। आप लोगों ने वहां अप्रोच नहीं किया कि हमें भी इस विंडो के नीचे ले लें? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उनसे हमारी बहुत खुल के बात हुई। मेरे बच्चे के लिए, बेटे के लिए कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान में करना मुश्किल है और US, UK, दुबई में करना आसान है। क्यों? कौन जवाब देगा इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं लंदन में प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, वहाँ फाइलर नहीं हूँ मैं। अमेरिका में लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, दुबई में, सऊदी अरब में। ये पहला मुल्क मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, तो फिर कहाँ रखेगा पैसे? पैसे गोल्ड में रखेगा, डॉलर में रखेगा या बाहर भेजेगा? FDR बोलता है $12 बिलियन 2022 तक पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए। क्या वो यहाँ नहीं लग सकते थे? क्यों नहीं लग सकते थे अपने मुल्क में? आज कराची में 50 बिल्डिंगें रुकी हुई हैं, $5 बिलियन का बिजनेस आपके घर में रुका हुआ है। यहाँ पर मेरा टाइटल क्लियर होता है, कोई बदमाश आके कब्जा कर लेता है लैंड। मैं कोर्ट में जाता हूँ तो 40 साल तक फैसला नहीं होता। क्या आपकी एसोसिएशन के बहुत से मेंबर्स है, उन्होंने अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर दिया है? इसलिए क्योंकि यहाँ काम हो नहीं रहा है, और जो नहीं जा रहे हैं उसका रीजन ये है कि उनकी जो एसेट है वो बिक नहीं रहे। जाना सब चाह रहे हैं आप ये कह रहे हैं? अगर आपकी 5 अरब की जमीन कब्जा हो जाए जो आपने 20 साल से संभाल के रखी है, और 2.5 अरब रुपए का आपकी फरमाइशी पैगाम आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इस शहर में हमारे वालिदैन की कब्रें हैं, इस शहर में हमारा सब कुछ है, हम क्या खुशी से जाना चाहते हैं? पर ऐसे हालात अगर क्रिएट कर दिए जाएंगे। इल्जामात आपके ऊपर भी तो लगते हैं। बिल्डर्स जो हैं वो आवाम से फ्रॉड करते हैं, महंगे दामों चीज बेचते हैं, लीगल इश्यूज चल रहे होते हैं, आवाम को बताते नहीं है, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। ये सारी शिकायतें तो आपसे भी हैं आवाम को। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस हमेशा से ही एक फ़ायदेमंद बिजनेस रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी सेक्टर पर एक जवाल है, लोगों का पैसा स्टक होकर रह गया है। प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ रही, बहुत से इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू है। और हमने सोचा कि आज इसी मौजू पर एक पॉडकास्ट करते हैं, और इसके लिए मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जनाब हसन बख्शी साहब। आप चेयरमैन आबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा हसन भाई, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि नो डाउट अभी जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी एक सेफ बिज़नेस समझा जाता है कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है, मगर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टक होकर रह गई है, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो हमने देखा कि रिवर्सल भी हमने देखा कि जो कीमतें थी उससे भी पीछे नीचे चली गई। इसका क्या रीज़न है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा से जब से हम पैदा हुए हैं और आप हुए हैं, और हमने देखा कि हमारे वालिदैन ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसमें हम सब ने रहे, एंजॉय किया, बाद में वो बेची, और फिर जितने उनके लवाहिकीन थे उन्होंने उसमें अपना हिस्सा तकसीम करके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी और उसमें रहे, और सब चीज़ें मामलात हुए। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंटी रियल एस्टेट कहूँ, एंटी कंस्ट्रक्शन कहूँ, हैं, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ टैक्सेस हैज़ बीन इम्पोज्ड, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बढ़ा दी गई है। और इस प्रोडक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने इस किस्म से बना दिया है कि ये अब नॉन प्रोडक्टिव हो गई है, बल्कि जैसे आपने कहा, चंद इलाकों में तो 30-30, 40-40% प्रॉपर्टी की कीमतें गिर भी गई हैं। इसके अलावा कि पाकिस्तान में तकरीबन डॉलर 160 से 320 पे चला गया था, आज 275-80 पे है, तो लोगों का नुकसान हुआ है। बट हैविंग सेड सो, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये रियलाइज़ किया है कि प्रॉपर्टी का सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चलेगा तो उसके साथ 74 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सीमेंट है, स्टील है, फिर और फैक्ट्रीज़ हैं, पाइप हैं, दीगर फैक्ट्रीज़ हैं। अगर उनको चलाना है, जो इस वक्त अपनी 30 और 50% प्रोडक्शन पे है, उनको चलाना है तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को चलाना है। 10 मिलियन लोग इससे रोज़गार हासिल करते हैं। सो उसको चलाना है तो 10 मिलियन लोगों का रोज़गार चलेगा और बढ़ेगा भी। इसी तरह पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने वाले पाकिस्तानी हैं, बनाने वाले पाकिस्तानी हैं, ज़मीन पाकिस्तानी है,
जो उसमें सीमेंट, सरिया, रेती, क्रश, बजरी ब्लॉक लगता है वो पाकिस्तान में आता है। सो ये ऐसी एक चीज़ है जिसमें सब पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान का पैसा लगता है, बल्कि रेमिटेंस बाहर से आता है जो हमारे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदें। सो हैविंग वो उन्होंने अभी ये रियलाइज़ किया, एक टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर रियाज पीरज़ादा साहब। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी हैं, चेयरमैन एफबीआर भी हैं। और मकसद यही है कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना, यकीनन जो आईएमएफ के पैरामीटर्स हैं उसके बीच में रहते हुए इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना, क्योंकि अदरवाइज़ पाकिस्तान से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट निकल के दुबई जा रहा था, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपने अभी कहा कि इस सेक्टर से बहुत सी एलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, मगर हसन भाई, बदकिस्मती से माजी में हमने ऐसा देखा नहीं। हमने देखा कि प्रॉपर्टी एक नाम रह गया था, फाइलों की खरीदो फरोख्त था। लोग फाइलें लेते थे, अपनी तिजोरी में या घर पे रखा, दराज में उसको लॉक किया, 2 साल बाद निकाल के बेच दी। तो इकोनॉमी में उस तरह से कंट्रीब्यूट तो नहीं हो पा रहा था ना, मतलब एलाइड इंडस्ट्री तो नहीं चल रही थी। देखिए, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ना, ये बिल्डिंग 2000 गज पे बनी है। ये अगर आज एक बिल्डिंग बनती तो इस पे 2.5 अरब रुपए का रॉ मटेरियल या वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा जाता है, जो कि लोकल इंडस्ट्रीज देती हैं, जो कि सर्विसेज लोकल कंसल्टेंट देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर भी सर्विसेज देते हैं। देखिए, फाइलों की खरीदो फरोख्त को हम प्रमोट करते भी नहीं, वो हम समझते हैं कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पर जो एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैं कहता हूँ कि वर्टिकल बिल्डिंगें बनती हैं या हाउसिंग स्कीम बनती है। हाउसिंग स्कीम भी देखिए जो बनती है, उस पे प्लॉट बनते हैं और प्लॉट पे ही बिल्डिंगें या मकान बनती हैं। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है पाकिस्तान में। और ये मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी बहुत तबाही का शिकार था, उसकी इकॉनमी बैठ गई थी, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्टर को प्रमोट किया गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ताकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। सो हमारी भी गुजारिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से और वो उन इदारों से भी कि जो इस वक्त बड़े इम्पोर्टेंट फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कि इस सेक्टर को नज़रअंदाज नहीं करें। ये सेक्टर उन 74 इंडस्ट्रियों को चलाएगा, वो जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो आपको देगा। अगर ये जो मैंने कहा 50% पे 40% पे इंडस्ट्री चल रही है, अगर ये 80% पे चलने लगी तो हम कम से कम 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन का आराम से रेवेन्यू इकट्ठा मज़ीद कर सकते हैं। अभी एफबीआर की वैल्यू बढ़ी, उस जाहिर सी बात है टैक्स बढ़ गए। इसके अलावा भी बजट आया था तो उसमें भी कुछ टैक्सेस लगे थे। तो प्रॉपर्टी सेक्टर पर हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स नहीं देना चाहता? हुकूमत उनसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करती है। क्या आप लोग वाकई टैक्स नहीं देना चाहते? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी सेक्टर जितना टैक्स्ड है ना, मैं मिसाल देता हूँ, आप ये मुझसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप फाइलर हैं तो 16% टैक्स है। आप नॉन फाइलर हैं, मैं और आप, तो 36% टैक्स है। आप उसको बेचते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उसकी कैपिटल गेन टैक्स 50% है, 59%। इसी तरह अगर आप नहीं करते प्रॉपर्टी का काम, वन ऑफ लिए आपने, तो आप पे 15% कैपिटल गेन टैक्स है। मेरे बिजनेस पे जो इनकम होती है उस पे 60% टैक्स है। जबकि यही कंपेयर मैं करूं दुबई में, तो दुबई में 9% टैक्स है इनकम पे। दुबई में कैपिटल गेन पे 0% टैक्स है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे 4% टैक्स है। सो कहने का मकसद ये एक मिसकंसेप्शन है, और जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में हमारे वो लोग जो अल्लाह ताला ने जिनको ज़िम्मेदारी दी है सही फ़ैसला करने की, वो सही फ़ैसला कर नहीं पा रहे हैं। हालाँकि दुनिया की हर जगह, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क एक बता दें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट किया नहीं जाता। मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाऊँ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, और ये काम मैं करूँ तो वो मुझे वहाँ पर बोलते हैं आएँ, हम आपको हर किस्म की सहूलियात देने को तैयार हैं। और यूके और यूएस और इसमें आपका यूरोप में तो वो मुझे नेशनैलिटी भी देने को तैयार है, क्योंकि वो इस सेक्टर की अहमियत को, इस सेक्टर की अफादियत को और इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं।
हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो ये समझते हैं कि ये जिस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका काम है फाइलें खरीदना बेचना है, हालांकि ऐसा नहीं है। आज कराची में 50 बिल्डिंगें रुकी हुई हैं जो 50 माले की बिल्डिंगें बननी हैं और एक एक बिल्डिंग की आप समझें सेल वैल्यू $70 मिलियन से $100 मिलियन तक है, यानी $5 बिलियन का बिजनेस आपके घर में रुका हुआ है। सिर्फ चाहिए क्या? पॉलिसी सही करना। सिर्फ चाहिए, हम कोई इनसे मराहत नहीं चाहते, बट हम ये चाहते हैं कि रीजनली कंपेटिटिव पॉलिसी होनी चाहिए ताकि लोग, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और जितना आप इस सेक्टर को ग्रो करने को रोक रहे हैं ना, उतना इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव कंस्ट्रक्शन हो रही है। पूरे पाकिस्तान में स्लम्स बन रहे हैं। कराची के 55% आबादी स्लम्स में रहती है। अब आपके यहाँ स्टाफ है, आपको अंदाजा है क्या? कैन दे अफोर्ड टू बाय एन अपार्टमेंट इन दिस सिटी? नो, बिकॉज इट हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। रेड टेपिज्म है, अप्रूवल में बहुत सारे पैसे अंडर द टेबल देने पड़ते हैं। सो अगर आप अपनी चीज़ों को सही नहीं करेंगे और अपनी गलतियों का मलबा दूसरे पे डालेंगे तो मैं समझता हूँ इस वी कैन ओनली पिटी फॉर देम। जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, वी कैन ओनली पिटी फॉर देम, बिकॉज जहाँ दुनिया जा रही है, जहाँ पर दुनिया में डिजिटल अप्रूवल है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा कंसल्टेंट नक्शा डालता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आता है, वरना नक्शा होके आ जाता है। यहाँ तो जब तक आप फाइल को चलाएंगे नहीं टेबल टू टेबल, फाइल चलती नहीं, काम होता ही नहीं आगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरी बार चेयरमैन बना हूँ आबाद का। मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में पहले भी मेंबर था, आज भी हूँ। मेरे बच्चे के लिए, बेटे के लिए कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान में करना मुश्किल है और US, UK, दुबई में करना आसान है। क्यों? कौन जवाब देगा इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? हम अपने लोगों को अपनी सलाहियतों का इजहार करने अपने मुल्क में नहीं दे रहे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फाइलर प्रॉपर्टी ले सकता है या नॉन फाइलर, मेरे ख्याल में एक सर्टन अमाउंट के नीचे की प्रॉपर्टी ले सकते। दुनिया में कौन सा मुल्क है ऐसा? मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ ना, मैं लंदन में प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, वहाँ फाइलर नहीं हूँ मैं। अमेरिका में लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, दुबई में, सऊदी अरब में। ये पहला मुल्क मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, तो फिर कहाँ रखेगा पैसे? पैसे गोल्ड में रखेगा, डॉलर में रखेगा या बाहर भेजेगा। सो पॉलिसी मेकर्स को ये समझना पड़ेगा। नहीं सर, ये कहाँ है कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? खरीद तो सकता है, टैक्सेस ज्यादा कर दिया उन्होंने। नहीं, देखिए अब ये जो इन्होंने कानून पेश किया है असेंबली में, उसमें ये कहा है कि जो नॉन फाइलर है, पाकिस्तान में फाइलर है कितना? 40 लाख, 24 करोड़ लोगों में 40 लाख। जी 40 से 60 लाख के करीब। 60 लाख है, चलिए समझ लीजिए। नॉन फाइलर जो है वो एक सर्टन ऊपर से अमाउंट की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। चलें जी, और फाइलर भी है, मैं भी खरीदने जाऊंगा तो एक कमरे में बैठा हुआ 10 बाय 14 के कमरे में बैठा बाबू जिसका ताल्लुक FBR से है, जो 18 डिग्री टेम्परेचर AC में बैठा हुआ है, वो मुझे बताएगा मैं एलिजिबल हूँ खरीदने के कि नहीं। रिस्क मेरा, पैसे मेरे, एक्सपीरियंस मेरा, एक्सपोजर मेरा, और वो मुझे क्लियरेंस देगा मैं प्रॉपर्टी। कौन करेगा कारोबार? आप बताइए ना। अब ये आपने चैनल खोला हुआ है, रिस्क किसका है इसमें? आप लोगों का है ना। चलता है नहीं चलता, आप किसी से वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी कि आप ये चैनल चला सकते हैं कि नहीं, या खरीद सकते हैं कि नहीं। भाई जब मैं रिटर्न फाइल, मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ, आपके पास सब मेरी डिटेल आ जाती है, आप पूछ लो उस वक्त। मैं तो नहीं जाऊंगा पूछने इनसे पहले। व्हाई शुड आई गो? एक और करप्शन का दरवाजा खोल दिया जाए। पर ये जो अभी टैक्सेस लगे हुए हैं और जो FBR वैल्यू बढ़ी है, तो ये किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया है आपके सेक्टर को? देखिए FBR की जो वैल्यू बढ़ी है, सिवाय चंद जगहों के, बोले पंजाब में सही रही, इस्लामाबाद की पिंडी की रोक दी गई है, कराची में 2-4 जगह 600% बढ़ा दी गई है, वो गलत है, उसको सही होना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ हो जाएगी। टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए हैं। मैंने आपको कहा हमारे रीजन में हमारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होता है, हमारा पैसा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं होता, हमारा पैसा ईरान में इन्वेस्ट नहीं होता, हमारा पैसा दुबई जाता है। दुबई में 4% ट्रांसफ़र कॉस्ट है और नॉन फाइलर की भी 4% है। और यहाँ क्या है? यहाँ फाइलर की 15 से 16% है और नॉन फाइलर की 34% है। आपको अपनी
मार्केट को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। देखिए वहाँ पर दिरहम की और डॉलर की पैरिटी फिक्स है। यहाँ 4 साल पहले हम सब आधे हो गए। 160 से जब 320 का डॉलर हुआ, कहाँ खड़े रहे हम? यहाँ पर मेरा टाइटल क्लियर होता है, कोई बदमाश आके कब्जा कर लेता है लैंड। मैं कोर्ट में जाता हूँ तो लोअर कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक 40 साल तक फैसला नहीं होता। फिर मैं मजबूरी में उससे जाके बात करता हूँ, वो बोलता है मुझे 50% प्लॉट दे दो। मैं आपसे तो लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हैं, स्टेट से कौन लड़ेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल्स मिले हुए हैं इस काम में, सब कब्जे में, 2 नंबरी में। अच्छा, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, ये तो इंक्रोचमेंट फोर्स बन गई है, कब्जे कराती है, पैसे लेती है। तो क्यों कर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक आप पॉलिसीज। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि इतने टैक्सेस के बाद भी ये इदारे आपका जो है आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उल्टा आपको तंग करते हैं, चाहे वो एंटी इंक्रोचमेंट हो या केडीए हो, एलडीए हो या दूसरे जो ये सब इनका बस चले ना तो ये हमारी खाल भी उतार दे। प्रोटेक्ट तो मेरे ख्याल में सिवाय अल्लाह के कोई शायद कर ही नहीं सकता हमें इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में। ये चाहे वो केडीए हो, एसबीसी हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, एफबीआर हो, मैं हकीकत कह रहा हूँ, इनका बस चले तो हमारी खाल भी नहीं रहने दे। इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यार हम फिगर सुनते हैं, एफबीआर बोलता है $12 बिलियन 2022 तक पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए। क्या वो यहाँ नहीं लग सकते थे? क्यों नहीं लग सकते थे अपने मुल्क में? क्योंकि आपने 2022 के बाद पॉलिसी ऐसी बना दी। आप बिल्कुल रेप्लिकेट कर दें वही पॉलिसी जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, देखें कितना इन्वेस्टमेंट आता है। तो आपको ये जो अप्रूवल्स मिलती हैं, जाहिर सी बात है इन इदारों के बार बार चक्कर लगाना पड़ते होंगे या इन इदारों से लेनी पड़ती है, तो इतने टैक्सेस देने के बाद फिर आपको रिश्वत भी देनी पड़ती है इन इदारों में? रिश्वत के बगैर तो फाइल चलती ही नहीं। पहले तो फाइल मिलती ही नहीं है, आपकी फाइल डिपार्टमेंट में मिलती ही नहीं जब तक रिश्वत नहीं दे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत नहीं, बढ़ जब गया अगर सब कुछ आपका लीगल है तो जाहिर सी बात है कि तो आपको उसके ऊपर फाइट तो करना चाहिए ना कि भाई किस बात की रिश्वत दूं यार मैं। देखिए मेरा अगर 2 अरब का प्लॉट है और मैंने बैंक से पैसे लिए हुए हैं तो मैं 2-4 करोड़ रुपए महीना दे रहा था इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। यानी 1 साल में 48 करोड़ रुपए। अब मैं उनके 5 करोड़ दे दूं ऊपर से या वो फाइट में 1 साल निकाल दूं? आप बताइए, आप होते क्या करते? अच्छा, यहाँ पे आप पे फंस जी जाते हम हैं। देखिए पैसे की कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसी का फायदा उठाते हैं। और फिर शिकायत तो लड़ें तो उससे जब ऊपर कोई सुनवाई हो ना। कोई ऐसी अथॉरिटी कि आप मेरा नक्शा नहीं करें, मैं उसके पास जाऊं, आप मुझे बुलाएं कि 15 दिन में हसन क्यों इसका नक्शा नहीं कर रहा हूं, या करो या रिजेक्ट करो। कोई अथॉरिटी है? कोर्ट है, कोर्ट में 30 साल फैसले नहीं होते। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर हमारा जो है वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इकोनॉमी को चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त एसआईएफसी के हाथ में है, ठीक है। और आप लोगों का सेक्टर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्रॉपर्टी में, तो आप लोगों ने वहाँ अप्रोच नहीं किया कि हमें भी इस विंडो के नीचे ले लें, कम से कम कुछ तो बेहतरी आई? देखिए हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उनसे हमारी बहुत खुल के बात हुई। हमारी क्या एफपीसीसीआई भी मौजूद थी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर साइट एसोसिएशन भी मौजूद थी, कराची चैम्बर भी मौजूद थी, काटी भी मौजूद थी। सबने कहा कि सर ऐसा नहीं चल सकता जैसे हालात चल रहे हैं, आपको बिजनेसमैन को ओन करना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट बहाल करनी पड़ेगी और उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एसआईएफसी को मैंने खुद ख़त लिखा है और मुझे उम्मीद ये है कि एसआईएफसी हमें ये जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइम देगी और इस सेक्टर को अपनी अम्ब्रेला के अंदर लेगी, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। देखिए हमारे साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। कौन सा सेक्टर आफ्टर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आफ्टर एग्रीकल्चर, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो एसआईएफसी मुझे यकीन है कि हमें टाइम देगी और इस सेक्टर को अपने अम्ब्रेला के नीचे करके पाकिस्तान में दोबारा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने में अपना रोल प्ले करेगी। तो आपने कहा कि आपकी आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात हुई, उसमें आपने ये मामला उठाए, तो उस तरफ से क्या जवाब आया आपके पास? उन्होंने कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। देखिए ये कोई मेहरबानी किसी की भी नहीं है, ये मैं आपके वहाँ बोल रहा हूँ, ये हम सब की ड्यूटी है, चाहे वो आर्मी में बैठे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, कि इस इकॉनमी का इस मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है, तभी तो टैक्स कलेक्ट होंगे ना।
हर साल 40 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट में आता है, जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे? क्या आप समझते हैं स्टील मिल, पीआईए और ऐसे दूसरे इदारे जॉब क्रिएट करेंगे? नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। सो जो टैक्स देता है उसको इज्जत भी देनी पड़ेगी, उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, अपनी भी बतानी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है। बट अगर आप हमें कोई सन्स ऑफ लेसर गॉड समझेंगे, फिर बेटर आप लोग ही रन कर दें। You need to treat us equal and in a respectable way. And this has been promised to us by the Chief of Army Staff कि आप लोगों को आपकी जो रिस्पेक्ट है उससे ट्रीट करेंगे। देखिए ये तनख्वाहें कहाँ से निकलती हैं, किसी भी सेक्टर की हो, जो आप हम टैक्स देते हैं वहीं से निकलती है ना। कुछ कमाते हैं, कुछ टैक्स देते हैं, तो ही निकलती हैं। सो हमें मिसट्रीटमेंट करके आप समझते हैं कि ये मुल्क चल सकेगा? बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। हमें कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहिए, बट अनड्यू हम दबेंगे भी नहीं। चलें, टैक्सों के मामले से तो आप लोग नाखुश नज़र आते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपकी बात पहुंच भी गई। मुझे ये बताइएगा कि हमारी अदालतों में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो प्रॉपर्टी के लगे हुए हैं, और प्रॉपर्टी के केसेस ऐसे हैं कि जो दहाइयों से चल रहे आ रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल के केसेस भी पड़े हुए हैं पेंडिंग में। प्रॉपर्टीज़ जाहिर सी बात है जब केस चल रहा होता है तो वो स्टक होकर रह जाती है, ना बिक सकती है ना बन सकती है। तो आपके पास कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा डेटा है कि कितने केसेस अदालतों में मौजूद हैं? देखिए मैं आपको दो बात बताऊं। पहले तो मैं बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली अदालतों में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का डिस्पोजल टाइम है 40 साल। ये मैं नहीं कहा, ये हमारे यहाँ डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब जो फेडरल लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा। दूसरी बात मैं यानी 40 साल एक नॉर्मल चीज़ है? जी जी नॉर्मल, और वरना तो केस चलते ही नहीं है ना। मतलब दूसरी बात जो, क्योंकि उस पर अपील दर अपील दर अपील दर अपील। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 50-55 बिलियन डॉलर है। मैं समझता हूँ इससे 30 गुना 50 गुना बड़ा है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में जितना पैसा लगा हुआ है वो 50 टाइम्स ज़्यादा होगा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है। हमारी क्या गलती हुई? हमने एक इंडेक्स क्रिएट नहीं किया प्रॉपर्टी का। जैसे स्टॉक एक्सचेंज वाले 5,000 पॉइंट नीचे लाते हैं तो गवर्नमेंट घबराहट के फ़ोन करती है, 10,000 पॉइंट ऊपर जाता है तो वो बोलते हैं देखा हमने बड़ा काम कर दिया। उसमें 2.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है या पैसे मिलते हैं, 3 लाख लोगों को। 3 लाख अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ पर 10 मिलियन लोग हैं। तो सर ये तो आप लोगों की गलती है ना, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? मैंने तो आपको एडमिट किया ना, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। वैसे बाय द वे स्टॉक मार्केट में भी आपकी कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, टीपीएलपी, पेस वगैरह, ये बिल्कुल है। अब आपने कहा कि कितना पैसा लगा हुआ है। मैं ये जो लिटिगेशन में फंसा हुआ है, मैं समझता हूँ ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट लिटिगेशन में फंसे हुए, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट। मैं इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आपके प्रोग्राम के उससे तवस्सुत से प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में स्पेशल बेंच बनाएं जो प्रॉपर्टी के केसेस को 3 महीने में सुन के डिस्पोज ऑफ करें। हम नहीं चाहते क्या फैसला करें क्या नहीं, सुने और फैसला करें। देखिए जब डिस्पोज ऑफ होंगे ना केसेस तो क्रिमिनल खुद पीछे हटेगा। आज क्रिमिनल को पता है 20 साल कुछ होना ही नहीं, आएगा लामाला बात करने। सो ट्रिलियंस ऑफ रुपए जब ये निकलेंगे, इकोनॉमी में आएंगे, कुछ प्लॉट बिकेंगे, कुछ बनेंगे, कोई ना कोई लेगा वो बनाएगा, तो इकोनॉमिक एक सुनामी क्रिएट हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिसी देना है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस को कि एक स्पेशल बेंच बना दें, केस डिस्पोज ऑफ करें? क्या उस हाई कोर्ट्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस साहब? हम कह क्या रहे हैं? हम थोड़ी कोई फेवर मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फैसला कर दें, खुदारा फैसला कर दें। चलिए बात आपकी लॉजिकल है और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज होना चाहिए, क्योंकि ये कोई सियासी मामला नहीं है। कराची, ये जो आपने अभी कहा ट्रिलियन ऑफ रुपीस की पड़ी हुई है, कोई कराची का नंबर है कि कराची की कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर जो स्टक हुई हुई? उसमें 70% कराची है। अच्छा, कराची में ये होता है, देखिए मैं आपके खिलाफ चले जाऊं, कोर्ट से स्टे ले लूं, फिर आप रुलते रहेंगे। कराची और सिंध में ये मसाइल ज़्यादा हैं, 60% 70%। देखिए पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में तो वहाँ तो ज़रा वाइल्ड वेस्ट का कानून है। आप मेरी प्लॉट पे घुस जाओ तो मैं तो फायर कर दूंगा आप पे। ठीक है।
उसी वक्त फैसला या जिरगा बैठ जाएगा, स्पेशली केपीके और बलूचिस्तान में। पंजाब में भी लोग ये नहीं जो कराची में हो रहा है ना, कराची इस वक्त बेयारो मददगार है, कोई पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है, जिसको चाहे वो समझता है कि कैश काउ है, इसको दबा लो, इससे पैसे ले लो, कुछ नहीं इसका, ना कोई कोई इसका अजीज कहीं जगह पे ब्यूरोक्रेसी पे है, ना आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में है। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि हमारा काम है कि पैसे का बिजनेस करके टैक्स का जमा करें और पूरे पाकिस्तान में वो टैक्स खर्च हो, हमारा काम है। कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए, 1.5 फुट के खड्डे हैं यार, कहीं ऐसी कहीं ये, दिस यूज्ड टू बी द पेरिस ऑफ एशिया, नाउ दिस इज द 4th dirtiest सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हु इज टू बी ब्लेम्ड? यस, पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है। हाउएवर जो फेडरल गवर्नमेंट भी जो भी रही हैं, उसमें PMLN भी कहें, PTI भी कहें और दूसरे लोग भी कहें, सब जिम्मेदार हैं। कराची में जो हालत है, आप तो कराची में ही रहते हैं तो आपको अंदाजा है। जी जी बिल्कुल अंदाजा है। मगर सर आपने कहा 15 साल से पीपल्स पार्टी है, और जितने भी हमारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इदारे हैं वो भी सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं और आपको उनसे शिकायत भी है, तो आप कोई बाकायदा शिकायत वगैरह नहीं करते इनसे जाके कि सर ये इदारों का किबला सही करें, हम पे पहले टैक्सेस का इतना बोझ है? हम तो शिकायत इतनी करते हैं, लिख के करते हैं, ज़बानी नहीं करते। तो हमें कहीं कहीं किसी दफ्तर में बुला के बोला जाता है ये हमें शिकायत नहीं करें, नहीं करें? नहीं अच्छा, करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, सो कहने का मकसद ये, क्योंकि देखिए हम कर क्या सकते हैं, हम 2 ही काम कर सकते हैं। हम सेंसिटाइज कर सकते हैं और जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है, आप इस पर इकदाम करें। दूसरा काम हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि शिकायत करें। शिकायत तो हम लिख के सबको कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग के लिए भी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कर रहे हैं। देखिए जिस शहर में, ये आपका इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, 65% रेवेन्यू देता है, इस शहर को आप काट दें तो इंसान कैसा जिएगा, पाकिस्तान कैसा जिएगा? अगर ये इस हालत में, हाफ बीमार हालत में 65% रेवेन्यू देता है, अगर इसको हालत अच्छी कर दें तो ये 120% रेवेन्यू देगा। सबको कहिए खाए जाएं, खर्च किए जाएं, हमें काम करने दें, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आप बताइए ना, यहाँ सिक्योरिटी आप खरीदते हैं, स्कूलिंग आप खरीदते हैं, गैस आप खरीदते हैं, पानी आप खरीदते हैं, बिजली भी हर एक आदमी ने तालीम सेहत सब खरीदते हैं सर, जी। हुकूमत कुछ भी नहीं देती हमें। अच्छा मुझे ये बताइए सर, अभी आपने लैंड ग्रैबिंग का जिक्र किया, आबाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रॉपर्टी का, और जब एक मतलब कोई यूनियन वगैरह बन जाए तो वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, तो आप लोगों को भी लैंड ग्रैबिंग का सामना है? लैंड ग्रैबिंग एक मतलब एक गैर कानूनी वो है, एक बदमाशी से वो है, तो आप लोग तो टैक्स भी देते हैं, सब करते हैं, आप कह रहे हैं, तो आपको तो कोई तंग नहीं करता लैंड ग्रैबिंग वगैरह? आपसे कौन पंगा लेगा? आपने शॉर्ट टाइम किडनैपिंग का लफ्ज सुना है? बिल्कुल सुना है, उसमें किसी को उठा के ले बड़ा जाते हैं, कवर भी किया। 10, 20, 25 लाख रुपए ले लेते हैं। ये अब लैंड ग्रैबिंग शॉर्ट टाइम किडनैपिंग हो रही है। अच्छा, ये कोई क्यों? नया तरीका है वारदात है ये? आपके लैंड पे आके वीगो डाले में आते हैं, कब्जा करते हैं, एंटी इनक्रोचमेंट फोर्स साथ होती है, आपके आदमी को उठाते हैं, मेरे आदमी को बिठाते हैं। अगर स्टेट लैंड है, स्टेट बैठे ना, ये तो नहीं हो सकता आपको उठा के मुझे बिठाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं है ना। ऐसे तो फिर मैं सारे किराएदारों को आप खाली हुई करवा दो। खैर बिठाते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि भाई 50% दे दो हमें। किस बात का? बदमाशी? बदमाशी, कि वहां से मेरी एंट्री खराब करके आते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, 50% दे दो। आदमी मजबूर है कि उनसे बात करे, किसके पास जाए? मुझे एक इदारा आप बता दें ना कि उसके पास जाए जहां पर 3 दिन में मसला सॉल्व होगा। आबाद के पास आता है, आबाद लेटर लिखती है पुलिस को, पुलिस कहती है हमारी डोमेन नहीं है ये। सो ये तो किसका डोमेन, किसका फिर ये? बोलती बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले सब मिले रिकॉर्ड खराब करने के लिए। देखिए मैंने कहा पहले अपने उसमें कि मैं आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हैं, स्टेट से नहीं लड़ सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि इस सब बिगाड़ में स्टेट का भी हाथ है? जी जी, इसमें कोई दो रहा। ये जो भी सेटलमेंट आपकी होगी, फॉर एग्जांपल आपने अभी मिसाल दी कि प्रॉपर्टी पे आया, बैठ गया कोई, अगर 50% सेटलमेंट, चले 50 नहीं तो 25 पे हुई, तो उसका एक हिस्सा हुकूमत को जाता है? जो हुकूमत में ताकतवर लोग हैं उसको जाता है, वरना कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपके यहाँ आऊँ इंटरव्यू देने, मेरी घड़ी निकाल ली जाए, दूसरे दिन आऊँ मेरे मोबाइल ले लिया जाए, मैं आपको बोलूँ आप खामोश रहें।
इसका मकसद आपकी खामोशी बताती है या आपका कनाइवेंस है या कोई मजबूरी है, तीसरी क्या वजह है? वरना यू शुड थ्रो दैट पर्सन आउट जो मेरे से मेरी घड़ी और मेरा मोबाइल ले लिया है। क्यों नहीं हो रहा ये? इसका जवाब तो आप उनसे पूछे ना जिनका काम है एक्शन लेना, मेरा नहीं है। मेरे पास कोई वो आर्म्ड लोग नहीं है। इजाजत दे दें, आबाद को इजाजत दे दें, लीगल एक कागज दे दें कि आप 500 लोगों की एक आर्म वो डिवीजन बना दो 1000 लोगों का, फिर देखते हैं हमारी कौन प्रॉपर्टी पे कोई कदम भी रखता है। पर ये तो लॉ ऑफ द जंगल होता जा रहा है ना, माइट इज राइट। अगर स्टेट के वो इदारे जिनका काम है आपको हमको तहफ़्फ़ुज़ देना, अगर वो पैसिव हो जाएंगे ऐसे मामलात में, आंख बंद कर लेंगे, दूसरी तरफ देखने लगेंगे, तो लोकल लोग कहाँ जाएंगे? ये क्यों नहीं हो रहा बलूचिस्तान में? ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका अपना कानून है, वो बंदूक उठाते हैं और फैसला करते हैं। आप मजबूर नहीं करें कराची के लोगों को कि वो भी उस तरह सोचने पे मजबूर हो जाएं। चलें सर, हुकूमत को तो हुकूमत से तो हम सबको शिकायतें हैं, आपको भी हैं, मगर सर कुछ इल्ज़ामात आपके ऊपर भी तो लगते हैं कि बिल्डर्स जो हैं वो आवाम से फ्रॉड करते हैं, महंगे दामों चीज़ बेचते हैं, कोई मतलब लीगल इश्यूज़ चल रहे होते हैं, आवाम को बताते नहीं हैं, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। ये सारी शिकायतें तो आपसे भी हैं आवाम को। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आबाद फरिश्तों की एसोसिएशन नहीं है। अच्छे बुरे हम में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमारा काम और आपका काम ये है कि अच्छों की हैंड होल्डिंग करें और बुरों को साइडलाइन करें या इंश्योर करें कि वो भी अच्छों में आ जाएं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महंगा बेचते हैं, क्योंकि भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून ये कहता है कि ज़मीन का ऑक्शन होना चाहिए 120 गज से ऊपर। 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ है। जो कंसर्न आदमी, मिनिस्टर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर, वो अपने ड्राइवर को ज़मीन अलॉट करता है 1000 रुपये गज में। मेरे पास तो 1 लाख रुपए गज में आती है, वो 99,000 रुपये कौन खा रहा है? आबाद क्या कहती है? ऑक्शन करो गवर्नमेंट लैंड। इस्लामाबाद में 3 प्लॉट ऑक्शन हुए 39 बिलियन रुपीस के। क्यों सिंध में ऑक्शन नहीं हो सकता? कौन जवाब दे? क्यों सब आंख बंद करके सो रहे हैं? अच्छा, फिर जब मैं 1 लाख रुपए में वही जमीन लेता हूं तो मुझे एंटी करप्शन नैब पकड़ती है कि ये तो जमीन गलत अलॉट हुई थी। तो भाई मेरी तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल ही लैंड है। फिर स्टे आ जाता है, नैब का उस पर ऑर्डर आता है, वो जमीन रुक जाती है, वो प्लॉट बिल्डिंग बनना रुक जाती है। कहां से डिलीवर देगा? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं सबको, हाउएवर आप ऑक्शन तो करें ना, कहीं तो हमें साफ चीज दें जाने की। इसमें मतलब इसमें क्या है, 0.1% भी किसी को एतराज होना चाहिए कि जमीन प्रोविंशियल लैंड शुड बी ऑक्शन्ड, ताकि मेरे पास टाइटल तो क्लियर आए, मेरे को बैंक भी पैसे देंगे। कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, ऑक्शन क्यों नहीं करती? किसने रोका हुआ है? आप लोगों को दलदल में खुद धकेल रहे हैं। लोगों को काम तो करना है, आबादी तो बढ़ रही है, जमीन तो चाहिए ही, फ्लैट्स तो चाहिए ही। कहां से लेंगे? मार्केट से लेंगे ना, तो मार्केट से तो मार्केट रेट पे ही मिलता है प्लॉट। तो ये जो ऑक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जो लैंड पड़ी हुई है उसका ऑक्शन हो और वो जाहिर सी बात है आपको सस्ते दामों मिले, तो आप उसके ऊपर वो आपको चीप रेट पे मिलेगा तो आप चीप रेट पे बना के फिर देंगे, यही कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जमीन का ऑक्शन करें तो क्लियर टाइटल होगा, एक सस्ते रेट पे ऑक्शन नहीं होगा, जो भी रेट है मार्केट का हो। पर एक कैपेसिटी होती है ना, मुझे 5 एकड़ लेना है, मैंने 1-2 ऑक्शन में ले लिया, फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, फिर आप आ जाएंगे। एक जितनी अभी क्या है, इन्होंने डिमांड एंड कंट्रोल पे रखा हुआ है। जमीन उतनी निकालते हैं जितनी डिमांड है, मतलब 10 एकड़, एक मिसाल दे रहा हूँ, लैंड निकालते हैं और 20 लेने वाले होते हैं, तो रेट कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। जमीन अगर गवर्नमेंट ऑप्शन करेगी तो प्राइस खुद ब खुद नीचे आएंगे। ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी ना, सप्लाई बढ़ेगी, और किसको पैसे मिलेंगे? सिंध गवर्नमेंट को मिलेंगे, हमें थोड़ी मिलेंगे। और ये जो दूसरी शिकायतें हैं आप लोगों से आवाम को कि आप लोग प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ देते हैं, तंग करते हैं, अगर कोई किस्त नहीं दे पा रहा तो मेंटली टॉर्चर किया जाता है। देखिए, जो मैंने आपको कहा ना, प्रोजेक्ट अधूरे एक छोड़ते हैं, प्लॉट का मैंने बताया, कहीं कहीं स्टे आ जाते हैं। स्टे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जमीन का वो उसकी बढ़त ही सही नहीं है। नहीं, तो ये जिम्मेदारी तो सर आपकी है ना, आवाम ने तो आपके नाम पर भरोसा करके कि यार ये आबाद का मेंबर है, उसने तो आंखें बंद करके लगा दिया।
अब वो शुरू करने से पहले वो लीगल चीजें देखना तो आपके उसका काम है ना, बिल्कुल, आवाम का काम तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ज़मीन लेने जाता हूँ ना, मैं एक इश्तिहार देता हूँ कि ज़मीन ले रहा हूँ, किसी को कोई एतराज़ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उस ज़मीन का मालिक है, कस्टोडियन, उससे एनओसी लेता हूँ कि भाई ये ज़मीन ले रहा हूँ, आपकी इजाज़त है। अब इसके अलावा मैं क्या करूँ बताएँ मुझे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिख के देता है कि हाँ, ये ज़मीन हमने आपको फैसल को दी है, इस साल में क्लियर है, आप ले सकते हैं। मैं भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करके अरबों रुपए लगाता हूँ ना। हम्म। मुझे कोई शौक थोड़ी है पैसे लगा के फंसूं। देखिए चंद लोग होंगे तो जो आप ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस बाद में होती हैं तो ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज भी आप कट ऑफ कर दें और जमीन का ऑक्शन कर दें, ये तो खत्म हो गया ना, ओनरशिप का टाइटल तो खत्म हो गया ना झगड़ा। फिर तो मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं भाई मैंने ऑक्शन में लिए लैंड और सिंध गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ BOR से लिए। तो क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम साफ काम नहीं करें? हम्म। देखिए हम बिलियंस ऑफ रुपीज लगा के कौन आदमी चाहेगा स्टेज पर है? हम तो चीख चीख के कह रहे हैं कि ऑक्शन करें, ऑक्शन करें, ऑक्शन करें। हम थोड़ी कह रहे हैं हमें कोई सस्ता दे दें। हम थोड़ी कह रहे हैं कि बंद कमरे में दे दें। हम तो कोई नहीं कह रहे कि हमें अलॉट कर दें। हम तो चाहते हैं भाई ऑक्शन करें, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, उस पैसों से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उस पैसों से इस सूबे का कर्जा उतारें, उस पैसों से स्कूल बनाएं, उस पैसों से हेल्थ के मामलात करें, उस पैसों से इस सूबे वालों को हेल्थ कार्ड दें, इस्तेमाल करें ना। क्या आपकी एसोसिएशन के बहुत से मेंबर्स इस वक्त पाकिस्तान में या कराची में काम नहीं कर रहे, उन्होंने अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर दिया है? बहुत से मेंबर नहीं, कुछ मेंबर बाहर काम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ काम हो नहीं रहा है। और जो नहीं जा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि उनकी जो एसेट है वो बिक नहीं रहे। द जाना मोमेंट सब चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जो हालात है, मुझे बताइए ना, अगर आपकी 5 अरब की ज़मीन कब्ज़ा हो जाए, जो आपने 20 साल से सँभाल के रखी है, और 2.5 अरब रुपए का आपकी फ़रमाइशी पैगाम आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपकी माल महफूज़ नहीं, आपकी इज़्ज़त नहीं, नैब पे आपका एंटी करप्शन पे आप पे ही केस बने, आपकी क्या बोलते हैं, माल जान और मारपीट, मैं अपनी साइड पे जाऊं मुझे मारने लगे, पुलिस भी खड़ी हो वहां, तो किस किस लिए कोई काम करेगा? नहीं, ये सब होता है क्या आप लोग? होता है, हमारे पास तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तभी तो यार इस शहर में हमारे वालिदैन की कब्रें हैं, इस शहर में हमारे बच्चे पढ़ते थे, इस शहर में हमारे रिश्तेदार हैं, इस शहर में हमारे दोस्त हैं, इस शहर में हमारा सब कुछ है। हम क्या खुशी से जाना चाहते हैं? पर ऐसे हालात अगर क्रिएट कर दिए जाएंगे तो मजबूर होगा आदमी, मजबूर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ खुदारा आर्मी चीफ साहब को भी, दूसरे लोगों को भी, कि प्लीज कराची सिंध के मामलात देखिए, आसानी पैदा करें लोगों की। लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो दुबई में चले गए वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दुबई तो एक हेवन है प्रॉपर्टी के लिए। चल, दुबई की तो पहचान ही प्रॉपर्टी है। तो अगर यहाँ पर हालात बेहतर हो भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल वो लोग वापस आना चाहेंगे, क्योंकि वो वहाँ ज्यादा पैसा बना रहे हैं। आपको देखिए लगता मैं है? आपको एक बात बताऊं, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। हम्म। अगर और कारोबारी आदमी जो पैसे लगा के पैसे कमाते हैं ना, उसको नफे की लालच है। नफा यहाँ होगा तो यहाँ जाएंगे, नफा वहां था तो वहां चले गए। सरजमीन, इस सरजमीन से हम सबका लगाव और मोहब्बत है, अटैचमेंट है। माफ कीजिएगा, यूएई से, दुबई से नहीं है। वहां तो पैसे बनाने गए ना, वहां तो पूरी दुनिया से लोग पैसे बनाने आए। आप यहां मौके दे दें, यहां कर लेंगे काम। अब मैंने आपको कहा कि यहां पर मैं कारोबार करता हूं तो 60% अपनी आमदन का टैक्स देता हूं, वहां 9% दे रहा हूं। पहले पहले की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में 10% था टैक्स यहाँ। तो आप मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को भगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, अब जरा आम आदमी की बात कर लेते हैं। क्या कराची में इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं, आपको लगता है कि कराची में कोई एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास शख्स अपना घर या फ्लैट बना सकता है? मुमकिन है आप उसके लिए? तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मीडियम क्लास भी नहीं बना सकता। जिस कदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की महंगाई है, जिस कदर जमीनों पे की महंगाई है,
और आज तो कोई प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं कर रहा है ना। देखिए बेशतर लोग अगर 2-4 कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, क्योंकि आगे कोई खरीदार ही नहीं है। देखिए आम आदमी को तो मार दिया फूड इन्फ्लेशन ने, आम आदमी को मार दिया एनर्जी इन्फ्लेशन ने। मैं बिल्डिंग बनाऊँगा क्यों जब बिकेगी नहीं? ये सारी स्टील मिलें, ये सारी सीमेंट की मिलें, ये टाइल की मिलें, ये पाइप्स की मिल, ये एल्युमिनियम्स की मिल, ये वायर की मिल 30-40% प्रोडक्शन पे क्यों चल रही है? क्योंकि माल का खरीदार नहीं है। मैं नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आगे कोई खरीदार नहीं है। आप 25-25 रेट परसेंट पे बैंकों में पैसे लोगों ने रखे हुए हैं। आप सब्सिडाइज फाइनेंसिंग करें लोगों की, खरीदार को, जैसे फर्स्ट टाइम बायर को दुनिया में 0% टैक्स है यार। इसकी मैं मिसाल दूँ, मैं दुनिया स्टॉक में पैसे लगाता हूँ ना, या बैंक में पैसे रखता हूँ, मेरे पे कोई टैक्स नहीं है। पर जब मैं स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो उस पे 15% टैक्स है। बैंक में मैंने 1 लाख रुपए रखा है, उस पे मुझे 50,000 फर्ज़ करें नफ़ा मिला, उस पे टैक्स है। प्रॉपर्टी में तो जिस दिन आप खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस दिन ही टैक्स लग जाता है। ये कौन-सा कारोबार होगा और कोई क्यों करेगा? क्या एफबीआई रिफंड देती है क्या? देखिए, प्रैक्टिकली हमने सोचना चाहिए कि पहले गवर्नमेंट फैसला कर ले कि चलाना है सेक्टर के नहीं। सर ये तो हुकूमत की उससे क्लियर है कि अब प्रॉपर्टी सेक्टर को ख़ास तौर पर ये जो फ़ाइलों वाला मामला है, इसको हुकूमत बिल्कुल डिस्करेज करना चाहती है। देखिए, हम फाइलों में है ही नहीं, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, हमारा काम है। सर फ्लैटों की ये बात झूठ नहीं है कि फ्लैटों की भी तो फाइलें बिकती हैं। अभी ज़मीन से अभी बुनियाद डली है, ठीक है, चौथी मंजिल की फाइल बिक रही है, 5वीं मंजिल की फाइल नहीं, बिक मैं रही है। आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जो बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है, प्लॉट मैं लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग करता हूँ और जो फाइलें बेचता हूँ ना बुकिंग से, उसी के पैसों से बिल्डिंग बनाता हूँ, उसी के पैसों से। तो फाइल अगर कोई फ्लैट की बिक रही है, तो वो पैसे आएँगे कहाँ से? बिल्डिंग कैसे बनेगी? बैंक तो पैसे नहीं देती, बैंक तो पैसे नहीं देती है। बल्कि कल परसों मैं एक मीटिंग में था तो मुझे बताया गया कि हसन भाई, वो फाइनेंसिंग में एक हम गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए फाइनेंसिंग लेने गए, मेरे ख्याल में 2020 में। 100 में से 27 नंबर हमें मिले थे फाइनेंसिंग लेने के लिए। तो मैं नहीं क्वालीफाई कर पा रहा हूँ। इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, इतने मामलात हैं, हुँ। तो कोई कहाँ से क्वालीफाई करेगा? तो बिल्डिंग तो कैसे बनेगी? लोगों के पैसों से बनेगी ना। या आप कोई मुझे बता देंगे हसन यहाँ से पैसे लेके बना लो। सही। अच्छा अब मुझे ज़रा मार्केट का ओवरऑल एक व्यू दें। आपके ख़्याल में कि क्या प्रॉपर्टी बिज़नेस बिल्कुल स्टक हुआ है या कुछ मख़सूस इलाके हैं वहाँ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? या क्या सूरत-ए-हाल है क्या? सुना है कि दो कहा एक क सुनने में आ रहा था कि 2025 से कुछ मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। देखिए, जैसे ही बैंक इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, लोग बैंकों से पैसे निकाल के, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? इंडस्ट्री हर आदमी लगा नहीं सकता। उनके पास यही है कि कोई अपनी ज़मीन ले ले, कोई अपना फ्लैट ले ले, ताकि अपने और अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करे। मैं समझता हूँ मिड 2025 में चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अ, अभी कुछ इलाके चलना शुरू हुए हैं, कराची में डिफेंस चलना शुरू हुआ है, बट वो कराची में डिफेंस चलने से कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए, वो तो एक खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, फाइलें, जैसा आपने कहा ना, वो ट्रांस जब कराची जैसे शहर में तो 250 वर्टिकल प्रोजेक्ट्स आएँगे, जब लाहौर में आएँगे, जब इस्लामाबाद में आएँगे, जब केपी में आएँगे, और हाउसिंग स्कीम आएँगी जो टाइम पे डिलीवर होंगी, फिर उस पे मकान बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तब चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक़्त मैं समझता हूँ कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उससे हम 80-90% बिलो काम कर रहे हैं। अच्छा हसन भाई मुझे ये बताएँ कि सियासी जो कशमकश हमारे मुल्क में चल रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, आपके ख़्याल में इसने भी जो है प्रॉपर्टी सेक्टर को जो है वो इफ़ेक्ट किया है? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल, ये कैपिटल इंटेंसिव काम है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे 5-5, 10-10 साल के लिए इन्वेस्ट होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कोई लॉन्ग टर्म पोज़ीशन लेने को तैयार नहीं है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम में फ़ारिग। बट कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा है या एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, या हाउसिंग की नई स्कीम नहीं लेके आ रहा है, या नए प्रोजेक्ट, क्योंकि वो 5-5, 10-10 साल का उसका टाइम है। वजह ये है कि हम मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम
पॉलिटिकल लोगों को, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशल अथॉरिटीज़ को गुजारिश होगी कि मिल के बैठें इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मामलात को सेटल करें और आगे बढ़ें। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता और जितनी रिसोर्सेज इस मुल्क के पास हैं, देखें यूथ पॉपुलेशन, ऑयल रिजर्व्स, मिनरल रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स, बेहतरीन लोकेशन, फर्टाइल लैंड, पानी, एटॉमिक आपके पास सलाहियत। व्हाई कांट वी सक्सीड? बिकॉज हमें कोई पॉलिटिकल मामला सेटलमेंट है नहीं और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाई जाए 25 साल के लिए। पॉलिसीज का कंसिस्टेंट रहना लाजमी है। मैंने अभी आपको कहा ना कि $5 बिलियन के प्रोजेक्ट तो कराची में तैयार खड़े हैं आने के लिए और सब रुके हुए हैं, डरे हुए हैं। एक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लांट लगता है 75 से $100 मिलियन का। उसके लिए आपने 20 साल की पॉलिसी दी हुई है कि इसके डिलीशन कैसा होगा, टैक्स कैसा होगा, इंपोर्ट कैसा अलाउ होगा। भाई तो आप हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को एक 10-15 साल की पॉलिसी दे देना और बोलें कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो पीएमएलएन की आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे पीटीआई की आए, सब उस पॉलिसीज पे स्टिक करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 3 साल पहले पिछली हुकूमत में इमरान खान की हाउसिंग वाज अ प्रायोरिटी। 78 मीटिंग्स की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी मीटिंग नहीं हुई है। और आज हाउसिंग कहीं नजर ही नहीं आता। अभी 4 दिन पहले एक टास्क फोर्स बनाई है जिसके लिए मैं अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता हूं प्राइम मिनिस्टर को। चलो देर आए दुरुस्त आए, पॉलिसी कोई फोर्स तो बनाई, बट ओनरशिप इनको खुद लेनी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को। सही। अभी आपने बैंकों के इंटरेस्ट रेट की बात की। इंटरेस्ट रेट नो डाउट कम हुआ है, तकरीबन 10% तक कम हो चुका है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बैंकों से पैसा निकलेगा, तो आपके ख्याल में लोग ये ख्याल कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जा रही है, ये सारा स्टॉक में जा रहा है, तो आपको लगता है ये स्टॉक मार्केट में जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में भी आएगा? देखिए, मुझे यकीन है कि इसका बेशतर हिस्सा प्रॉपर्टी में आएगा अगर हमने पॉलिसी सही कर दी। स्टॉक में देखिए, लोग ये समझ, एक परसेप्शन ये है कि चंद लोगों का कंट्रोल है, जब चाहे मार्केट को बढ़ा देते हैं और वो जब चाहे गिरा देते हैं। 25-30 स्क्रिप्ट चल रही हैं, 3 लाख लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमें पॉलिसी सीधी, वरना मुझे एक डर है कि ये पैसा पाकिस्तान से निकल नहीं जाए। तो सर इंटरेस्ट रेट तो ग्रेजुअली कम हुआ है ना, तकरीबन जो है पिछले 6 माह से कम होता आ रहा है, 7 माह से। तो हमें इम्प्रूवमेंट तो नजर नहीं आई प्रॉपर्टी सेक्टर में देखिए, जो समझदार लोग हैं ना, उन्होंने 1-1 साल के लिए पैसे बुक किए हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से नजर नहीं आ रहे। और अभी जैसे मैंने कहा ना कि पॉलिसीज का इंतजार कर रहे हैं। आज मुझे बताइए ना, एक आम आदमी पैसा लगा कहाँ सकता है सिवाय रियल एस्टेट के, कंस्ट्रक्शन के, फ्लैट के, दुकान के, मकान के। और पॉलिसीज तो अगर 34% आप ट्रांसफर पे चार्जेस लेंगे, 60% इनकम पर टैक्स लेंगे, 15% कैपिटल वैल्यू टैक्स लेंगे खरीदो फरोख्त पे, आपकी जमीन, आपकी चीज महफूज नहीं तो कोई लगाएगा पैसे क्या? सही। अच्छा, कराची में ओवरऑल तो प्रॉपर्टी की सूरत हाल हमने डिस्कस कर ली। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे कराची के बड़े जाइंट्स जैसे डीएचए सिटी हो गया, बहरिया टाउन हो गया, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आप देखिए, यहाँ पर तो फाइलों का बहुत काम होता है ना, फाइलें फाइलें फाइलें। इनकी वजह से तो हमें शोहरत मिली है। बात यह है कि देखिए, ये सब माइनस में है और अनफॉर्चुनेटली मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। लोग समझते हैं कि पैसे निकाल के प्रॉपर्टी से बाहर भेज दिए जाएं, डॉलर खरीद लिया जाए, बैंकों में रख दिए जाए, इंटरेस्ट कमाया जाए या स्टॉक में लगाया जाए। इस वजह से ये नुकसान हो रहा है। ज़रा आप पॉलिसी को सीधा कर दें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट आएंगे और इन्वेस्टमेंट भरपूर आएगा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतना इन्वेस्टमेंट लगाने को लोग तैयार हैं। मैंने आपको कहा 50 प्रोजेक्ट फॉर $5 बिलियन और आप $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे हैं। ये आप कराची की बात कर रहे हैं? सिर्फ कराची की $100 मिलियन का, 75 से $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है 50 माले का, जो लोग लगाना चाहते हैं मगर वो बस प्लॉट लिए हुए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं सेंटिमेंट्स का, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पॉलिसी तो सही करें ना। देखिए, एक तरीका है कि आप टैक्स बहुत बढ़ा दें और अपना टारगेट अचीव करें। वो उन्होंने करके देख लिया, नहीं टारगेट अचीव हुआ, लोग चोरी करने पे आ जाते हैं, लोग टैक्स चोरी करते हैं। आप टैक्स कम कर दें, लोग खुद ब खुद लीगल काम करने लगेंगे।
इन्होंने बहुत टैक्स बढ़ा के देख लिया, शॉर्टफॉल तो अपनी जगह मौजूद है। नहीं, ये 5 अरब डॉलर का आप नंबर बता रहे हैं, ये इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नंबर है। हम तो 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने घुटने टेके हुए हैं। तो जब आर्मी चीफ साहब आए थे तो आपने ये सब बातें उनको पूरा प्लान ये वाला नहीं बताया कि 5 अरब डॉलर तो हम ऐड कर सकते हैं भाई इकोनॉमी में? देखिए, हमने SIFC को लिख के भेजा है कि हमें 10,000 एकड़ ज़मीन दे दें कराची में आबाद को। आबाद विदाउट प्रॉफिट अपने मेंबर्स में तकसीम करेगा, गेटेड कम्युनिटी होगी और उसको डेवलप करेगा, क्योंकि जेन्युइन प्राइस पे लैंड मिला होगा, नफ़ा अपना नहीं रखेगा, लोगों को देगा, तो लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे ईज़ी टर्म्स पे देगा, सो वो सस्ता बेचेंगे, तो लोगों को एक मुनासिब कीमत पे मकान भी मिलेगा। जो हमारे बिल्डर भी दुबई जा रहे हैं ना, वो भी वापस आ जाएंगे या रुक जाएंगे, और इससे तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर की एक्टिविटी जनरेट होगी कराची में, और इसको फिर हम रेप्लिकेट करेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में और दूसरे बड़े शहरों में। तो हमारे SIFC के बाद जो एजेंडा है उसमें ये भी चीज़ है, और ये जो मैंने 5 बिलियन डॉलर का, ये इसके अलावा जो हाई राइज के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। अच्छा। पॉलिसी देखें हम क्या मांग रहे हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि सस्ती बिजली दे दें, सस्ता पानी दे दें, सस्ता फाइनेंस दे दें। हमें सस्ता फाइनेंस नहीं चाहिए, हम मार्केट रेट पे लेंगे। अरे हमारे कस्टमर को तो दे दें, उनको तो इनेबल कर दें। जो बेचारा पहली बार मकान ले रहा है उसको तो आसानी कर दो यार। वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन नहीं है, वो अफगानी नहीं है, उसको तो आप सहूलत कर दो यार। सही। चलें हसन भाई, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि आवाम को सस्ता घर देना, आप तो एक प्रॉफिटेबल वो हैं, आपका काम तो नहीं है, सिंध हुकूमत का काम कह लें या हमारी फेडरल हुकूमत का काम कह लें। आपके ख्याल में सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? इनका तो नारा भी है रोटी कपड़ा और मकान, मकान के लिए क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट, सस्ते मकान के लिए? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मकान एक फंडामेंटल राइट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, किसी पार्टी का कोई फेवर नहीं है। हर आदमी को, इज्जतदार आदमी को, पाकिस्तानी को उसका मकान होना चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे कर तो रही है, सुनते तो हैं, आई डोंट नो नहीं कहाँ सर, तक। अभी तक हमें तो कोई स्कीम नज़र नहीं आई, मैं जो आती है वो जंगल पड़े हुए हैं, वहाँ काम ही नहीं जी, होता। मैं वही कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट अगर ये भी कर देना कि LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 40-40 साल पहले लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं, 100% पेमेंट ले ली गई है, उनको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करें तो लाखों लोग उसमें जाके बच जाएंगे, और कराची में थोड़ा लोड भी कम हो जाएगा, ट्रैफिक का, डेंसिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूटिलिटीज़ का। मैं कहता हूँ और कोई काम नहीं करे, जो 40 साल पहले किया हुआ है ना उसको डिलीवर कर दे। उससे आप, आपके प्लॉट हैं, इनके प्लॉट हैं, मेरे प्लॉट हैं, हम जाके वहाँ रह जाएँगे। वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, जिनकी आप बात कर रहे थे, उनको उनका राइट मिल जाएगा, कोई फ़ेवर नहीं होगा ये। इसलिए हम ये कह रहे हैं फ़ेवर नहीं है, तो ये कोई और होता ना, ये अफ़गानिस्तान होता और वहाँ के शरिया कंप्लायंट कोर्ट होता, मैं जाता तो 3 दिन में या तो वो फैसला करते या लटका देते, जो नहीं 40 साल से दे रहा है। मेरा भी खिलाफ होता तो। क्योंकि यहाँ कोर्टों में फैसले नहीं है, इसलिए सब उसका मज़े ले रहे हैं। सर बस लास्ट मुझे ये बताएं कि कोई अच्छी खबर है आपके पास उन लोगों के लिए जिनके प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हुए हैं और वो सालों से बैठे हुए हैं, 2-3 साल से, कि रेट बेहतर है और बेच के निकले, तो कोई खबर है तो बताएं। देखिए, कुछ मुझे ऐसा हालात लगता बेहतर हो रहे नहीं हो रहे? मुझे लगता है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 चीज़ें बेहतर होंगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बेहतर बनाई है। होंगी या बूम आ सकता है जैसे वो पहले हमने देखा था 2018 में 19 में? देखिए, अगर ये टास्क फोर्स जो बनाई है और इस टास्क फोर्स को सीरियसली गवर्नमेंट ले और वही पॉलिसी करे जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी, और कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें बूम आ जाएगा। ठीक है। इसमें बूम आ जाएगा। अब सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, आपको चीफ। रवैया कैसा लगा उनका? मतलब विलिंग है या वो एक होता है सुन के बस हाँ ठीक है देखते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं इसमें क्लियर हूँ कि अगर इनको कोई परफॉर्मेंस दिखानी है पब्लिक को, तो दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर दे कैन परफॉर्म। और 1 महीने बाद फिर एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। इस टास्क फोर्स के कोई नताइज आएँगे, अच्छे आएँगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा, और जैसा आपने कहा कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, तो भी कह दूँगा, क्योंकि हमने जो हलफ लिया है वो है कि सच बात कहेंगे और उसमें बेडर होके कहेंगे। गवर्नमेंट अच्छा करेगी काम तो हम 2 स्टेप आगे लेंगे, ज़्यादा अच्छी बात करेंगे,
और गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हमारा काम है हम बताएं कि ये हमारा नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये 24 करोड़ लोगों का नुकसान है। लिहाजा 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलें। कारोबार को चाहे वो किसी किस्म का भी हो, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं करता, इंडस्ट्री की सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें। इस तरह नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी काम को नहीं चलाएगी। पॉलिटिकल हज़रात डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन लेंगे कुछ गलती भी हो सकती है, पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। टाइम मैनेज नहीं करें, टाइम है नहीं अभी अपने पास। चलें, उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, और हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू।